हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों को स्वर्गीय श्री बद्री सिंह बालिका इंटर कॉलेज कबरई की तरफ से ये ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध कराई जा रही हैं। और आपको जो आज हम क्लास 10th के साइंस यानी बायो के 5वें अध्याय के बारे में बताएंगे। चौथा अध्याय है, चौथे अध्याय के बारे में बताएंगे। और आज हम आपको ये जो सारे वीडियो दे रहे हैं एनसीईआरटी पैटर्न बेस पर दे रहे हैं, और जो सभी आपके यहाँ राज्य प्रकाशन की किताबें चलती हैं उसी पर सारा सिलेबस है। अगर किसी भी बच्चे को नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए नंबर लिखे हैं, संपर्क कर सकते हैं 807631719919425442। इन दोनों नंबर में से किसी में से भी व्हाट्सएप, कॉल या संपर्क कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आता है कोई तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। हम आपको अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर अभी तक आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि सभी और शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें और घर पर ही बैठ करके अपनी ऑनलाइन स्टडी जारी रखें। लेसन का नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आप कोई भी वीडियो उसको अंत तक जरूर देखें, तभी आपको सारे प्रश्नों के आंसर समझ में आएंगे। और जो चीज नहीं समझ में आती तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। इसमें हम पेज नंबर वाइज पेज नंबर पहले बताएंगे, उसके बाद अभ्यास के क्वेश्चन बताएंगे। पेज नंबर 157 में पहला प्रश्न पूछ रहा है, यदि किसी के भी लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है और लक्षण बी में उसी समष्टि में से 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण उत्पन्न हुआ होगा? यदि जीवों में जो लक्षण पहले उत्पन्न होता है उसकी प्रतिशत मात्रा उनमें अधिक होती है, यानी कौन सी मात्रा अधिक है इसमें? बी। तो लक्षण बी वाले पहले उत्पन्न हुए होंगे। अगला प्रश्न इसमें, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है? यदि स्पीशीज में विभिन्नताएं कम हो या लगभग नहीं हो, यानी जातियां कम हो या लगभग नहीं हो, तो उन सभी में एक विशेष प्राकृतिक परिस्थिति में रहने की क्षमता होगी। किसी कारणवश यदि प्रकृति में कोई बदलाव, जैसे तापमान बहुत अधिक बढ़ जाए या फिर कम हो जाए, यानी प्राकृतिक बदलाव आए, तो वह पूरी तरह से स्पीशीज का विनाश संभव है। यदि इसके विपरीत यदि स्पीशीज में विभिन्नताएं होंगी तो बदलाव की स्थिति में भी कुछ जीव ऐसे भी होंगे जो इस बदलाव को सह सकेंगे और जीवित रह सकेंगे और धीरे धीरे अपने आप को इस बदले हुए मौसम के अनुसार अपने आप को ढाल लेंगे। और कुछ जीव ऐसे होते हैं कि इस प्राकृतिक के तापमान को सहन नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से विभिन्नताओं को उत्पन्न होने से किसी भी स्पीशीज का अस्तित्व बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा अगले पेज नंबर का? पेज नंबर 161 के प्रश्न उत्तर है। इसमें पहला प्रश्न है, मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी? यानी मेंडल जो प्रयोग किया है उसमें कैसे पता चलता है कि कौन सा लक्षण प्रभावी है और अप्रभावी? इसके बारे में देखेंगे, लक्षण प्रभावी और अप्रभावी के बारे में। इसमें पूछ रहा है, मेंडल ने जब परस्पर विरोधी यानी आपस में विरोधी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया, तो उन्होंने पाया कि उन दोनों संकरण से उत्पन्न नई पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी जो पहले उत्पन्न होती है वो F1 पीढ़ी होती है। F1 पीढ़ी में विरोधी लक्षणों में से केवल एक ही लक्षण परिलक्षित होता है। दो में से दोनों को आपस में विरोधी करवाने पर एक ही लक्षण परिलक्षित होता है और दूसरा दिखाई नहीं देता। एक लक्षण दिखाई देता और दूसरा नहीं दिखाई देता। परंतु दूसरी पीढ़ी में यानी अगली जनरेशन में दोनों लक्षण शुद्ध रूप से तथा मिश्रित रूप में भी दिखाई देते हैं। इससे मेंडल ने यह निष्कर्ष निकाला कि पहली पीढ़ी में यानी पहली जनरेशन में दोनों लक्षण थे, परंतु इन लक्षणों में से केवल एक ही परिलक्षित था। यानी जो लक्षण पहले पीढ़ी में पहली जनरेशन में दिखाई दे रहा था वो प्रभावी था और जो दूसरा लक्षण था वो अप्रभावी था।
इन्होंने पहले ही जनरेशन में निकाला था, यानी पहले जनरेशन में 2 लक्षण थे, उनमें से एक परिलक्षित यानी एक दिखाई दे रहा था, एक नहीं दिखाई दे रहा था। जो दिखाई दे रहा था उसको प्रभावी यानी जो हम देख सकते हैं उसको प्रभावी, और जो नहीं दिखाई दे रहा था वो दूसरा लक्षण अप्रभावी था। अगला प्रश्न है इसमें, मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत हैं। यानी इन्होंने जो लक्षण उत्पन्न किए उनमें से देखा कि स्वतंत्र रूप से वंशानुगत हैं। जब मेंडल ने परस्पर विरोधी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया तो उन्होंने यह पाया कि उत्पन्न नई पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी पहली जनरेशन में विरोधी लक्षणों में से केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है। अभी हमने आपको ऊपर वाले प्रश्न में भी यही बताया, एक ही लक्षण दिखाई देता है और दूसरा नहीं दिखाई देता है। परंतु दूसरी पीढ़ी में दोनों लक्षण मिश्रित रूप से के साथ साथ शुद्ध रूप में भी मिश्रित के साथ साथ शुद्ध रूप में यानी साफ सुथरे रूप में दिखाई देते हैं। इससे मेंडल ने यह निष्कर्ष निकाला कि लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो दूसरी पीढ़ी में शुद्ध रूप से दोनों लक्षण कभी नहीं दिखाई देते। अगर वंशानुगत नहीं होता तो इनमें दूसरे जनरेशन में भी इनके लक्षण नहीं दिखाई देते। अगर लक्षण दिखाई दिए हैं इसका मतलब इनमें वंशानुगत होता है। अगला प्रश्न है इसमें, तीसरा नंबर पूछ रहा है, एक ए रुधिर वर्ग वाला पुरुष एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग O होता है विवाह करता है तो उनकी पुत्री का रुधिर वर्ग O है। क्या यह सूचना पर्याप्त है? यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग A अथवा O प्रभावी लक्षण है तो आप अपने उत्तर का स्पष्टीकरण दीजिए। देखेंगे क्या होगा। यह सूचना पर्याप्त नहीं है क्योंकि पुत्री का रुधिर वर्ग O होता है। पुत्री का रुधिर वर्ग क्या है? O। और माँ और पिता दोनों के जीन्स में यानी दोनों के जीन्स के संयोजन से प्राप्त हुआ है। हो सकता है कि पुत्री ने पिता जिसके पास AO जोड़ा है, पुत्री ने पिता से जिसके पास क्या है AO जोड़ा से लक्षण O प्राप्त किया और माँ से जिसके पास O है, माँ के पास O है और पुत्री के पास भी O है जोड़ा, तो इस लक्षण में से लक्षण O प्राप्त किया होगा। कौन सा लक्षण? O प्राप्त किया होगा। मानव में अगला प्रश्न है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? मनुष्य में जो बच्चों का लिंग निर्धारण होता है यानी लड़की है या लड़का तो कैसे होता है, आज हम आपको यहाँ पे चित्र के सहित दिखाएंगे। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े कायिक गुणसूत्र तथा 1 जोड़ा लैंगिक गुणसूत्र होता है। क्या होता है? 22 जोड़े जो कायिक गुणसूत्र और 1 जोड़ा लैंगिक गुणसूत्र। नर लैंगिक गुणसूत्र युग्मकों में एक यक्ष गुणसूत्र और एक वायु गुणसूत्र होता है। क्या होता है? युग्मकों में जाइगोट में से एक यक्ष गुणसूत्र होता है और एक वायु गुणसूत्र होता है, जबकि मादा लैंगिक गुणसूत्रों में केवल XX गुणसूत्र ही होते हैं। जब एक शुक्राणु एक अंडे को निषेचित करता है तो निम्नलिखित संभावनाएं हो सकती हैं, यानी जैसे कि XX दशा, जब एक यक्ष गुणसूत्र वाला शुक्राणु एक अंडे को निषेचित करता है तो परिणामी युग्मनज यानी संतति का जो निर्माण होता है वह लड़की विकसित होती है। और जो यक्ष वायु दशा, जब वायु गुणसूत्र वाला शुक्राणु एक अंडे को निषेचित करता है तो परिणामी युग्मनज यानी जाइगोट जो होता है तो वह लड़के में विकसित होता है। जैसे कि यहाँ पे नर और मादा दिखाया गया, ये चित्र है। ये नर और मादा की युग्मक है। यहाँ पे देखिए ये युग्मनज यक्ष और वाई। नर का मतलब होता है यहाँ पे पुरुष और मादा का मतलब है महिला, यानी पुरुष में XY गुणसूत्र पाया जाता है और
नर का मतलब होता है यहाँ पे पुरुष और मादा का मतलब है महिला। तो महिला में यक्ष गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एक्स। और जो पुरुष में होते हैं वह यक्ष वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। कौन से? एक्स वाई। तो जब ये महिला का यक्ष गुणसूत्र और पुरुष का भी यक्ष गुणसूत्र यानी दोनों का यक्ष गुणसूत्र जाइगोट का निर्माण करते हैं, तब एक लड़की उत्पन्न होती है। लड़की का निर्माण होता है, संतति जो उत्पन्न होती है वह लड़की होती है। और जब मादा का यक्ष गुणसूत्र और पुरुष का वाई गुणसूत्र, तब एक नर यानी पुरुष का बच्चे का निर्माण, लड़के का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो लड़की और लड़के का निर्माण होता है वो नर गुणसूत्र के द्वारा होता है। इनका जो लिंग निर्धारण होता है वह पुरुष के माध्यम से होता है। उसके क्योंकि मादा में तो दोनों यक्ष गुणसूत्र है, जो लिंग वाला गुणसूत्र होता है वह पुरुष में पाया जाता है। इसलिए लड़कियों को बिल्कुल दोष न दें कि इसने लड़कियां पैदा की है या फिर लड़के, इसमें पूरा दोष पुरुष का होता है। इसलिए बच्चियां जो भी देख रही हैं इस वीडियो को, तो इस बात पे समर्थन करें। पेज नंबर 165 के प्रश्न उत्तर बताएंगे। इसमें पहला प्रश्न है, वे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्ट जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है? वह विशेष लक्षण वाले व्यष्ट जीवों की संख्या में बढ़ोतरी निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। जैसे कि पहला नंबर है, जीवों में वंश को आगे बढ़ने की क्षमता, वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढलने की प्रवृत्ति, योग्यता के लिए उत्तरजीविता, प्राकृतिक वर्ण तथा जीवन के संघर्ष करने की योग्यता। यानी कोई भी जीव जंतुओं प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल तथा योग्यता लक्षणों वाले जीवों से स्वस्थ संतान उत्पन्न करके आगे अपना वंश चलाते रहें, प्राकृतिक योग्यतम जीवों का चयन करती रहें। इस प्रकार के विशिष्ट लक्षणों वाली नई जातियों की उत्पत्ति होती है और प्रकृति में स्वस्थ के रूप में वृद्धि करती है। अगला प्रश्न है इसमें, प्रश्न नंबर दूसरा, एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं वंशानुगत, यहाँ पे पूछा गया है। एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी यानी अगली जनरेशन में वंशानुगत नहीं होते, क्योंकि एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण कायिक कोशिकाओं द्वारा उपार्जित होते हैं। क्योंकि कायिक ऊतकों में होने वाली परिवर्तन लैंगिक कोशिकाओं के डीएनए में नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में अर्जित अनुभव उसकी जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई अंतर नहीं लाता। इसीलिए से वह लक्षण क्या होता है, वंशानुगत नहीं होते। जब कोई लक्षण प्रदर्शित यानी दिखाई नहीं देंगे तो वह वंशानुगत नहीं होते। उदाहरण के लिए यदि चूहे की पूंछ काटकर जन्म कराया जाए तो भी कई पीढ़ियों के बाद भी कोई बिना पूंछ वाला चूहा उत्पन्न नहीं होगा, यानी उसमें प्रदर्शित नहीं होगा, चूहे वाले ही होंगे। इससे सिद्ध होता है कि उपार्जित लक्षण वंशानुगत नहीं होते, यानी ऊपरी लक्षण जो होते हैं वह वंशानुगत नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें तीसरा नंबर में पूछ रहा है क्या, बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता की दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है? बाघों की संख्या में कमी का अर्थ है उनके गुणसूत्रों में कम विविधताएं हैं, अर्थात इन बाघों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाले परिवर्तन जो उन्हें पर्यावरण की विषम परिस्थितियों में भी जिंदा रखने में सहायक होते हैं बहुत कम हैं। इसलिए बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता की दृष्टिकोण से चिंता का भी विषय है। इस पेज नंबर में इतने प्रश्न थे। देखते हैं अगले पेज नंबर में। अब हम आपको पेज नंबर 166 के प्रश्न उत्तर बताएंगे। इसमें से पहला प्रश्न क्या है, वह कौन से कारक है जो नई स्पीशीज के उद्भव में सहायक हैं? उप समष्टियों में आनुवंशिक विचलन एवं प्राकृतिक वर्ण के उप समष्टियों में आनुवंशिक विचलन एवं प्राकृतिक वर्ण के संयुक्त प्रभाव के कारण प्रत्येक समष्टि एक दूसरे से अधिक भिन्न होती रहती है। यह भी संभव है कि अंततः इन समष्टियों के सदस्य आपस में एक दूसरे से मिलने के बाद भी अंतः प्रजनन में असमर्थ हों।
ऐसे अनेक तरीके हैं जिनसे ये परिवर्तन संभव है। डीएनए में यह परिवर्तन अधिक पृथक होने पर गुणसूत्रों के स्वभाव में ऐसा परिवर्तन हो सकता है कि दो समष्टि यानी दो समष्टियों को सदस्यों की जनन कोशिकाएं संलयन करने में असमर्थ हो जाएं। परिणामतः इनका क्या होगा, एक नई स्पीशीज का उद्भव होता है यानी निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, क्या भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीशीज के पौधों की जाति यानी उद्भव का मुख्य कारक हो सकता है? क्यों या क्यों नहीं, दोनों? हाँ, यदि तो स्वयं परागित होने वाले पौधों में जाति उद्भव के लिए भौगोलिक पृथक्करण एक प्रमुख कारण है। पौधों में दो प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, जननकीय लक्षण और भौतिक लक्षण। जननकीय लक्षण जो होता है वो गुणसूत्रों की संख्या एवं आकृति को बनाए रखता है। जननकीय लक्षण जो होता है वह क्या करता है, गुणसूत्रों की संख्या और आकृति को बनाए रखते हैं। परंतु भौतिक लक्षण जो होते हैं तो भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार भौतिक लक्षणों में भिन्नता स्वयं परागित पौधों में विभेदन का प्रमुख कारण होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे तीसरा नंबर, क्या भौगोलिक पृथक्करण जनन वाले जीवों की जाति उद्भव का प्रमुख कारक हो सकता है? क्यों या क्यों नहीं? नहीं है तो यहाँ पे अलैंगिक जनन करने वाले जो जीव होते हैं वह एक लिंगी होते हैं। कौन से होते हैं? एक लिंगी, अर्थात इनमें नर तथा मादा जननांग पृथक पृथक यानी अलग अलग नहीं होते, इसलिए इनके गुणसूत्रों का मिश्रण भी संभव नहीं है। अतः यदि इनको भौगोलिक तौर पर पृथक करते हैं यानी अलग करते हैं तो भी ये उस स्थान पर अपने जैसे जीव को उत्पन्न करेंगे। इसलिए अलैंगिक जीव में भौगोलिक पृथक्करण के कारण नई जाति का उद्भव नहीं हो सकता है, क्योंकि उसी जाति का ही निर्माण होगा, क्योंकि एक ही जीव इसमें पाया जाता है जनन के लिए। अलैंगिक जनन प्रक्रिया होती है, इस कारण से उसी जाति का निर्माण होगा। देखते हैं अगले पेज नंबर के प्रश्न था। पेज नंबर 171 के प्रश्न आपको बताएंगे अब हम। इसमें पहला प्रश्न है, उन अभिलक्षणों का एक उदाहरण दीजिए जिनका उपयोग हम दो स्पीशीज के विकासीय संबंध निर्धारण के लिए करते हैं। विकासीय संबंध निर्धारण के लिए क्या करते हैं, देखते हैं इसमें उत्तर। जब कोई विकासीय संबंधों को जानने का प्रयास करता है, आपसी विकास के संबंधों को जानने का प्रयास करता है, तो सबसे पहले समान अभिलक्षणों की पहचान करता है, यानी कौन से लक्षण समान हैं। विभिन्न जीवों में ये अभिलक्षण समान होंगे। यदि वे समान जनक से वंशानुगत हुए हैं तो दो स्पीशीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतना ही निकट का होता है। उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। इस तथ्य को निम्नलिखित उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि सगे भाई और बहन अति निकट संबंधी होते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, निकट संबंध होने चाहिए। तो सगे भाई बहन जो होते हैं अति निकट संबंधी होते हैं, क्योंकि उनसे पहली पीढ़ी में उनके पूर्वज समान थे, यानी जो हमारे दादा चाचा थे वो समान थे, पूर्वज, अर्थात उनके माता पिता एक ही थे। लड़की के चचेरे भाई बहन भी उससे संबंधित है, परंतु उनके अपने भाई से कम। इसका मुख्य कारण यह है कि उनके समान पूर्वज हैं, लेकिन जो उनके पूर्वज हैं वो समान हैं और कई पीढ़ी पहले के हैं, ना कि एक पीढ़ी पहले के हैं, कई पीढ़ियों के पहले के हैं। इस प्रकार से स्पीशीज या जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब होता है। क्या होता है, उनके विकास के प्रतिबिंबों का संबंध होता है। क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं? नहीं अगर तो तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसकी दीर्घित अंगुली के मध्य भाग चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसकी दीर्घित यानी अंगुली के मध्य भाग की त्वचा के फैलने से बने हैं।
लेकिन तितली के पंख जो होते हैं उसकी पूरी अग्रबाहु की त्वचा के फैलाव की नतीजा है जो परों से ढकी रहती है। इस प्रकार दोनों की पंखों की संरचना एवं संगठनों में बहुत अंतर है। वे एक जैसे दिखाई तो देते हैं क्योंकि वे एक जैसे ही काम यानी उड़ान के लिए हेतु प्रयोग होते हैं, परंतु उनकी उत्पत्ति पूरी तरह से समान नहीं है। इसलिए यह उन्हें समरूप अभिलक्षण बनाता है, ना कि समजात अभिलक्षण। क्या बनाता है? समरूप अभिलक्षण बनाता है, ना कि समरूप। समरूप का मतलब होता है जिनके कार्य तो समान है, कार्य करने वाले अंग समान है, और जो दिखते हैं लक्षण वो समान नहीं है। अगले पेज नंबर के प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सॉरी इसी में अगला प्रश्न है 3 नंबर। इसे पूछा गया जीवाश्म क्या है? वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं? सामान्यतः जीवों की मृत्यु के बाद उनके शरीर का यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है, परंतु कभी-कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। क्या होता है? इनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। जीवों को इस प्रकार से परिरक्षित करते हैं कि अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूखकर कठोर हो जाए और उसके कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाए, यदि किसी स्थान की खुदाई की जाए तो एक विशेष गहराई के बाद वे जीवाश्म मिलने लगते हैं। पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए हैं, जीवाश्म की अपेक्षा अधिक नए होते हैं। जैव विकास को जानने की दूसरी विधि है कार्बन डेटिंग। क्या है? कार्बन डेटिंग, जिसमें जीवाश्म में पाए जाने वाले तत्वों के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर जीवाश्म के समय निर्धारण किया जाता है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें।